लंदन, अगस्त 2010। लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेट की दुनिया की सबसे मुक़द्दस ज़मीन, और इसी ज़मीन पर पाकिस्तान क्रिकेट के एक सबसे चमकदार सितारे ने अपने ही हाथों से अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया। एक ऐसा वाक़या जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट फैंस को हिला कर रख दिया। ये कहानी है एक टैलेंट की बर्बादी की। ये कहानी है एक ऐसी साजिश की जिसने एक यंग टैलेंट को जेल के सलाखों में भेज दिया। मगर ये सब हुआ कैसे? असली मास्टरमाइंड कौन था और कौन कौन इस साजिश में शामिल थे? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं एक छोटे से गांव से निकलकर लॉर्ड्स तक का और फिर वहां से जेल तक का ये सफर। मोहम्मद आमिर का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। पंजाब के गुजर खान के एक छोटे से गांव छंगा बंगियाल से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बचपन से ही उसके रग रग में क्रिकेट दौड़ता था। क्रिकेट बैट और बॉल उसके खिलौने थे। उसकी अंदर की आग और टैलेंट इतना जाहिर था कि जल्द ही उसने अपनी तरफ सबकी तवज्जो खींची। लोकल टूर्नामेंट्स में उसकी बॉलिंग ने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में 2009 में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नई सुबह थी। उसके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में वो स्पीड, स्विंग और कंट्रोल था जो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन के लिए खौफनाक था। Great delivery, mind you. Some movement off the pitch, and young man Mohammad Amir will remember this wicket for a long, long time. Man Sachin Tendulkar to pass for it. वो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट वसीम अकरम के तौर पर देखा जा रहा था। एक ऐसा बॉलर जो अपनी खलाई की जोर पर मैच का रुख पलट सकता था। उसका फ्यूचर इतना रोशन था, इतना उम्मीद भरा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गलती, एक लम्हे की कमजोरी उसकी जिंदगी और करियर को तबाह बर्बाद कर देगी। इंग्लैंड टूर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। टीम ऑलरेडी कई कंट्रोवर्सीज में गिरी हुई थी, परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। इसी माहौल में एक शख्स था जो इन कमजोरियों का फायदा उठा रहा था। लंदन बेस्ड स्पोर्ट्स एजेंट और बुकी मजहर मजीद ने बीटिंग मार्केट से मोटी रकम कमाने के लिए एक घिनौना प्लान बनाया। उसने पाकिस्तान टीम के कुछ की प्लेयर्स को अपने जाल में फंसाया। उन्होंने पैसों की लालच दिया ताकि वो स्पॉट फिक्सिंग करें। स्पॉट फिक्सिंग यानी मैच की कुछ खास लम्हों को फिक्स करना, जहां बीटिंग सिंडिकेट को एडवांस में मालूम होता है कि कब क्या होने वाला है, जैसे एक स्पेसिफिक ओवर में नो बॉल फेंकना या कितने रन्स बनेंगे। इस साजिश को पर्दाफाश किया एक ब्रिटिश अखबार द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने। उन्होंने एक अंडर कवर ऑपरेशन किया जिसमें उनके रिपोर्टर ने एक अमीर शेख बनकर मजहर मजीद से मुलाकात की। मजीद ने बड़े घमंड से दावा किया कि उनके पास पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो इसके इशारे पर काम करते हैं। तो उसने पैसों के बदले लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान होने वाले स्पेसिफिक नो बॉल्स की प्रेडिक्शन की। और फिर आया वो मनहूस दिन 26 अगस्त 2010। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान सबके सामने ठीक वैसे ही जैसे मजहर मजीद ने बताया था। मोहम्मद आमिर ने मजहर मजीद के कहे मुताबिक जानबूझकर तो नो बॉल्स फेंके। ये कोई आम नो बॉल नहीं थी। इट वॉज एन एनॉर्मस नो बॉल, क्योंकि उसका पैर क्रीज से 50 सेंटीमीटर आगे निकल चुका था। पहली नो बॉल आमिर के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर थी, जबकि दूसरी उसकी तीसरी ओवर के आखिरी गेंद पर थी। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और आईसीसी के तहकीकात में इस साजिश का असली मास्टरमाइंड बुकी मजहर मजीद ही निकला। उसने बिटिंग सिंडिकेट्स के लिए ये खेल रचाया था, लेकिन मजीद अकेला नहीं था। उसके साथ पाकिस्तान टीम के 3 बड़े खिलाड़ी शामिल थे। मोहम्मद आमिर सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा टैलेंट का हामिल बॉलर। उस पर जानबूझकर नो बॉल्स फेंकने का इल्जाम था। उसने अपनी गलती जल्द ही मान ली, शायद इसलिए उसको थोड़ा कम सजा मिली। सलमान बट उस वक्त के पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन, उस पर इल्जाम था कि उसने मजहर मजीद के साथ मिलकर साजिश की और अपनी कैप्टनसी का गलत फायदा उठाते हुए आमिर और आसिफ को नो बॉल्स फेंकने पर उकसाया। वो इस पूरी साजिश का फील्ड कमांडर था। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के एक तजुर्बाकार फास्ट बॉलर, उस पर भी जानबूझकर नो बॉल्स फेंकने का इल्जाम था।
اس نے آخری وقت تک اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی جو اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ان تینوں پر بعد میں آئی سی سی نے بین لگا دیا۔ محمد امیر پر 5 سال، محمد آصف پر 7 سال، سلمان بٹ پر 10 سال کا بین۔ اس کے علاوہ برٹش کورٹ میں بھی ان سبھی کو جیل کی سزا سنائی۔ مظہر مجید کو 2 سال اور 8 مہینے، سلمان بٹ کو 2 سال 6 مہینے، محمد آصف کو 1 سال جبکہ محمد امیر کو 6 مہینے، جس میں اس نے صرف 3 مہینے ہی کاٹے۔ اسکینڈل کے بعد عامر کو 5 سال کے لیے کرکٹ سے بین کر دیا گیا۔ یہ ایک تباہ کن لمحہ تھا اس کے کیریئر اور اس کی زندگی کے لیے۔ ایک لڑکا جو پاکستان کا فیوچر تھا وہ ایک غدار کہلایا جا رہا تھا۔ لوگوں کا اس پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، لیکن عامر نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی، پشیمان ہو گیا، سزا کاٹی۔ آئی تھنک سزا ملنی چاہیے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو غلط کام کیا اس کی سزا ملنی چاہیے، اور واپسی کا جدوجہد شروع کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کے فینس کے لیے بھی یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ کیا ایک غدار کو دوبارہ موقع دینا چاہیے؟ کیا وہ واپس آ کر ٹیم کا ماحول کو خراب نہیں کرے گا؟ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر ڈیبیٹس میں اس پر خوب جھگڑے ہوئے۔ جب انہوں نے فکسنگ کی تھی تو میں لارڈس پہ اس وقت کامنٹری کر رہا تھا، اور مجھے پتا ہے کہ جتنی نفرت مجھ سے لوگوں نے کی، میری کتاب میں یہ معافی نہیں ہے، معافی اس کی نہیں ہے۔ اگر میرا بیٹا بھی ایسا خدا نہ خواستہ کر رہا ہوتا تو میں اس کو آگ کر دیتا۔ لیکن عامر کی معافی، اس کی محنت اور اس کی جوانی نے آخرکار اس کو دوسرا موقع ہی دیا۔ 2016 میں سزا پوری ہونے کے بعد اس نے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کی۔ لوگوں نے بو کیا، آوازیں کسی، لیکن عامر نے اپنی پرفارمنس سے جواب دیا۔ اس نے پاکستان کے لیے کئی میموریبل پرفارمنس دیے، جس میں 2017 چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھی شامل ہے، جہاں اس نے انڈیا کی ٹاپ آرڈر روہت شرما، وراٹ کوہلی اور شکھر دھون کو صرف کچھ اوورز میں تباہ کر دیا تھا۔ اس نے دکھا دیا کہ ٹیلنٹ اور ریڈمپشن دونوں ممکن ہے اگر انسان سچا اور اپنی غلطی سدھار لے۔ عامر کی کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر انسان اپنی غلطی سدھار لے اور سچی لگن سے محنت کرے تو اسے ایک دوسرا موقع بھی مل سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔